बदलते रहना चाहिए। मैं फिर ये कहता हूँ कि जनता की जहाँ न सुनी जाए, सरकार कोई भी हो, जहाँ न सुनी जाए, बदल देना चाहिए। ना हमारा कोई सांसद कभी हमारे एरिया में आता, खैरियत लेता था, पूछता, किसी के बारे में पूछता हो, ना कोई विधायक आता। सिर्फ इलेक्शन टाइम। अब देखिएगा इस वक्त सारे कुएं के जो मेंढक हैं वो बाहर आ जाएंगे। व्यापार उनका नहीं चल रहा है इस समय, सही है बात है। तो लोगों के कारखाने बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए तो ट्रेडर क्या करेगा, ये तो सही है बात। इस मामले में तो मोदी जी का कहीं इतना कहना सही है बात जो पब्लिक कह रही है। मेरी आपसे एक अनुरोध है कि हम विकास पर राजनीति कर ही सकते, विकास पर राजनीति करें, विकास और धर्म पर राजनीति करना मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल गलत। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। इस वक्त हम लोग अलीगढ़ लोकसभा सीट पर मौजूद हैं। आपको पता है कि हम देश के और उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में जाकर लोगों से उनका मिजाज जान रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि इस बार लोकसभा के 2024 के इस चुनाव में आखिर वो क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों पर वो वोट कर रहे हैं। अलीगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल पिछले 10 साल से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। सतीश गौतम यहाँ के मौजूदा MP हैं और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर अपना भरोसा जताया है। विजेंद्र सिंह जो कि पहले कांग्रेस में कभी रहे, 2020 में उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वो ज्वाइंट कैंडिडेट हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन के वो कैंडिडेट हैं। एक जाट चेहरा वो माने जाते हैं। वहीं BSP की अगर हम बात करते हैं तो BSP ने भी एक ब्राह्मण चेहरे को अपना कैंडिडेट बनाया है। इस बार की ये लड़ाई किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? क्या ये इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में टक्कर है या फिर BSP की तरफ भी मतदाता जाते हुए नजर आ रहे हैं? किन मुद्दों पर वो वोट कर रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, क्या ये उनके लिए बड़े मुद्दे हैं जिन पर वो वोट कर रहे हैं? और क्या वो बदलाव चाहते हैं या मौजूदा सरकार को ही चाहते हैं? यहाँ पर आपको पता है कि प्रधानमंत्री की यहाँ पर रैली हो चुकी है, अखिलेश यादव की भी यहाँ पर रैली हो चुकी है। उससे पहले राहुल गांधी यहाँ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल चुके हैं। तो हम जानेंगे अलीगढ़ के लोगों का मिजाज कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं, क्या है इस बार के उनके मुद्दे। अपना नाम बताइए। मोहम्मद सोहराब। सोहराब साहब, मुझे बताइए कि इस बार अलीगढ़ की जनता क्या सोच रही है, क्या है आपके मुद्दे जिन पर आप वोट करने जा रहे हैं? हम बदलाव चाहते हैं, प्यार मोहब्बत चाहते हैं, हम मिलजुल के रहना चाहते हैं, गंगा जमनी तहजीब के साथ रहना चाहते हैं। ऐसी सरकार हमें चाहिए जो हमें मिला के रखे। तोड़ की राजनीति हमें नहीं चाहिए। हम और कारोबार हमारे होना चाहिए। कारोबार की बहुत बुरी हालत है, नौकरियां नहीं है। असल में हमने पहले देखा है जब पब्लिक थोड़ा सा विरोध करती थी सरकारें बदल जाती थी। आज पता नहीं क्या बात है कि इतना विरोध होता है, लाखों लोग विरोध करते हैं और सरकार नहीं जा पाती, नहीं बदल पाती है। इसकी एक वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं लोग। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इस बार सरकार जरूर बदलेगी। आप ही बताइए, क्या बेरोजगारी, महंगाई ये आपके लिए बड़े मुद्दे हैं? क्या लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना जिसकी बात विपक्ष कर रहा है, क्या वो आपके लिए मुद्दे हैं? बिल्कुल, आज के दौर में ये हो रहा है, लोकतंत्र का तो कोई हिसाब मतलब ही नहीं रह गया। जो मर्जी चाहे वो कर लेते हैं, जहां चाहे वहां छापा डलवा दिया, जिसको चाहे उसको अरेस्ट कर दिया। आप पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में किसी मुख्यमंत्री को जेल के अंदर देखा है, लेकिन कभी आज तक नहीं। तो लोकतंत्र कहाँ है? ये इसे लोकतंत्र को थोड़ी कहते हैं। तो लोकतंत्र को भी बचाना है, उसकी भी बहुत जरूरत है। विपक्ष ने की अभी अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से अभी कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेकर आई है, घोषणा पत्र लेकर आई है, BJP संकल्प पत्र लेकर आई है, समाजवादी पार्टी भी अपना घोषणा पत्र लेकर आई है। क्या उन चीजों को भी आपने देखा है? क्या उस पर आपने गौर किया है कि आखिर कौन सी वो सरकार है या कौन सी वो पार्टियां हैं जो वादे कर रही हैं, जिनके वादों में आपको दम लग रहा है कि अगर वो आई तो हमारे लिए ये वो चीजें हैं जिन पर वो काम करने जा रही हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हम जब हमारे पब्लिक की जहां सुनी नहीं जाए तो सरकार बदल देनी चाहिए। कोई भी सरकार हो, सरकार कोई भी हो, जहां पब्लिक की ना सुनी जाए वहां सरकार बदल देनी चाहिए। सरकार बदल जाएगी, दूसरी सरकार जब हम देखेंगे ये भी काम नहीं करे, हम उसको बदलेंगे। तो जहां पब्लिक की ना सुनी जाए, ये जरूरी नहीं है कि जो सरकार को हम ला रहे हैं वो हमेशा काम सही करे। अगर गलत करेगी तो उसको बदलेंगे। ये लोकतंत्र का तकाजा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम ये देख रहे हैं कि जो ठाकुर समाज के लोग हैं वो नाराज हैं। वो एक बात कह रहे हैं कि रोटी को उलट पलट के खाना चाहिए, अगर उसको छोड़ दें तो वो जल जाती है। तो क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र का ये तकाजा है? बिल्कुल बिल्कुल, बदलते रहना चाहिए। मैं फिर ये कहता हूं कि जनता की जहां न सुनी जाए, सरकार कोई भी हो, जहां न सुनी जाए, बदल देना चाहिए। बिल्कुल। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं। अपना नाम बताइए। प्रदीप कुमार। जी प्रदीप जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है इस बार जनता के मुद्दे क्या हैं जिन पर वोट कर रहे हैं? तो सोहराब जी ने जो कहा है, हम तो उनकी बातों से 100% सहमत हैं
ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा है जो कुछ कहा है, और ऐसा ही होना चाहिए, बदलाव भी होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अगर अगर बदलाव होता है, अगर सरकार को ये डर लगे कि वो जा सकती है तो वो जनता की सुनती है, और अगर उसको ये गुमान हो जाए कि हमें कोई बदल नहीं सकता तो फिर वो किसी की नहीं सुनती? क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं लगता तो है ऐसा। हाँ, सही बात है ये। और अभी आपके लिए क्या बेरोजगारी, महंगाई, ये जनता के लिए मुद्दे हैं, क्या इस पर वोट करेंगे आप? हाँ बिल्कुल है, बेरोजगारी भी है और महंगाई भी है, ये बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल सही बात। 10 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, क्या उन्होंने काम किया है? यहाँ काम करने वो नहीं आते, नहीं आते। अच्छा, ज्यादातर जगहों पर जहां मैं जा रही हूँ, जहां पर मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, लोगों की शिकायत ये है कि उनको ऐसा लगता है कि वोट उनको मोदी जी के नाम पर मिल जाएगा, इन्हें लोगों के बीच जाने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा ही है? ये बहुत ज्यादा लोगों को विश्वास रहता है इस चीज का, ये सही कह रही हैं आप। सही बात है, ये सही बात है। तो और भी लोगों से मैं बात करती हूँ। आप आगे आइए, अपना नाम बताइए। प्रमोद कुमार गुप्ता। आप बताइए, आपके लिए क्या मुद्दे हैं, आप किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस बार जनता का मूड क्या है? देखो जी, मत का तो अपना अपना प्रयोग है, जिसे जो अच्छा लगेगा वो करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे मोदी जी ने कुछ किया नहीं है। मोदी जी ने पूरा बहुत कुछ किया है, हमारी देश की स्वतंत्रता, देश की सीमाओं का हर चीज इतना ख्याल रखा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ख्याल नहीं रखा। रही बात ये महंगाई और बेरोजगारी, ये इसमें बढ़ा हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है कि महंगाई और कारोबारी स्थिति बढ़िया नहीं है। बाकी तो वो काम बढ़िया कर ही रहे हैं। जैसे जीएसटी की बात करते हैं, कारोबारी उससे परेशान हैं, महंगाई की बात करते हैं तो घर का खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है, बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, वो तैयारी करते हैं। ये सही है बात कि जीएसटी के चक्कर में व्यापारी परेशान है, ये ठीक है बात। क्या महंगाई से भी और बेरोजगारी से भी परेशान है? क्या आपको लगता है बच्चों का जो भविष्य है उसके साथ भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है? नहीं, उसका तो नहीं है, उसका तो आगे आने वाला समय अच्छा ही रहेगा। अभी फिलहाल तो खैर अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आगे आने वाला समय अच्छा लगेगा। तो आपको ये नहीं लगता कि आप सीमाओं की बात कर रहे हैं? अगर आपने देखा हो, खबरें अगर आप देखते हो तो आपने देख कि चीन जो है वो लगातार अंदर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और मोदी जी कहते थे कि वो लाल आंख दिखाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि वो मोदी जी ने जो हमारे देश में गए हुए लोगों को वहां से निकाला है, इससे बढ़िया क्या है? जो जवानों को पहले इतना परेशानियां होती थी, वो परेशानियां दूर हो गई। ये सब न्यूज़पेपर के आपके माध्यम से ये सब चीजें मिल रही हैं, तो हाँ, उनका कोई कहीं गलत नहीं है। लेकिन हाँ, सतीश गौतम की बात कहोगे तो ये बात सही है कि यहाँ का इतना ये सांसद जो है इन्होंने काम नहीं किए, ये बात सही है आपकी। उनको फिर से ये लग रहा है कि आप कमल के फूल और मोदी जी के नाम पर उन्हें फिर से चुन के भेज देंगे, तो मोदी जी के नाम पे जाएगा। लेकिन सांसद ने काम नहीं किया है। सांसद ने जो काम करना चाहिए वो नहीं किए हैं उन्होंने, ये बात सही है। तो ऐसी क्या मजबूरी है फिर, आप मुझे बताइए कि फिर भी आप ये सोच रहे हैं कि मोदी जी को ही वोट करेंगे? मजबूरी कुछ नहीं है, मजबूरी क्या है? ये तो अपने अपने मत का है, ये जरूरी थोड़ी है यहाँ हम जो कह रहे हैं वही होगा, ये भी जरूरी। ये मत का प्रयोग तो अपने अपने तरीके से करें। लोकतंत्र की आप कह सकते हैं खूबसूरती भी यही है कि आपको जो आपको अच्छा लगता है आप। बिल्कुल। चलिए, और भी लोगों से हम बात करते हैं। जी, अभी जैसे हमारे भाई प्रदीप भाई ने हमारे ने कहा सेनाओं के बारे में, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मोदी जी ये कहते हैं कि 400 पार का उनको अंदाजा हो गया कि हमें 400 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, लेकिन 400 किलो आरडीएक्स कहां से आई? आज तक जवान मारे गए, आज तक ये पता नहीं कर पाए। अगर प्रधानमंत्री नहीं पता कर पाएंगे तो कौन पता कर पाएगा, बताइए? इस तरह के सवालात भी हैं जनता के जहन में कि उनको ये लगता है कि इन तमाम चीजों पर भी बात होनी चाहिए और उस पर भी बातों को खुलकर जो है वो प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते हैं तो हम जैसे पत्रकार उनसे सवाल नहीं पूछ पाते हैं। 10 साल में अभी तक प्रधानमंत्री जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, तो हम जैसे पत्रकार उनसे सवाल भी नहीं पूछ पाते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रशांत कुमार वाल्मीकि है। प्रशांत जी, आप बताइए, क्योंकि मैंने आपका सरनेम आजकल हर चीज जाति और धर्म में बंटकर देखी जाने लगी है, तो आपसे मैं पूछ रही हूँ कि आपके मुद्दे क्या हैं? क्या आपके मुद्दे समाज के दूसरे लोगों से क्या अलग हैं? और आप फिलहाल की सरकार को कैसे देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, इस तरीके की जो सरकार चल रही है, इस सरकार ने हिंदू मुस्लिम डाइवर्ट कर दिया, जो कि आज तक नहीं हुआ इस देश के अंदर। क्योंकि ये हिंदुस्तान एक हिंदू मुस्लिम की दो आंखें, लेकिन इस तरीके से बांट दिया है कि इसका तरह कोई विकास की तरफ बात नहीं है,
सिर्फ मंदिर की तरफ बात है। हम मनाते हैं कि हम राम को मानते हैं, मंदिर बनना चाहिए, दरगाह बननी चाहिए, मस्जिद बननी चाहिए, अपनी अपनी आस्था का रूप है। लेकिन इसको राजनीतिक से जोड़ देना, किसी राम को राजनीतिक से जोड़ देना, ये कोई बात नहीं। हम तो बात करते हैं कि विकास की बात। इससे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने एम्बुलेंस यहाँ पर, अभी कोरोना काल हुआ, एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी की नहीं होती कैसा होता? अस्पतालों में आदमी कैसे जा पाते? दवाइयों का, ऑक्सीजन का देने का काम कैसे हुआ? कहाँ थे सब लोग? अभी हमारे भाई ने कहा 400 पार की बात। मैं पुलवामा वाला जो कांड हुआ था, देश के प्रधानमंत्री कहाँ थे? बड़े अफसोस की बात है। एक हमारे राज्यपाल जी जो उसके कश्मीर के राज्यपाल थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पूछा था कि मुझे इतने जहाज की जरूरत है और प्रधानमंत्री एक ढाबे के एक नौकर से मोबाइल पे बात करा रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। रंगरेलिया मना रहे हैं और यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान का जवान मारा जा रहा है। बताइए 400 कितने जवान मारे गए? और जब जब इलेक्शन होता है जब ये जवान मारे जाते हैं। लेकिन विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी मुझे एक भी ये बता दे कि एक भी हमें अस्पताल का नाम बता दे पूरे देश के अंदर, एक बिजली घर का नाम बता दे, एक कॉलेज का नाम बता दे। और आज बच्चे बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। शिक्षा कहां तक कहां कर दी? शिक्षा का तो आप ये देखिए, कोई गरीब बच्चा नहीं पढ़ पाता है। आज जो पेपर लीक हो रहे हैं उसके वजह क्या है कि छोटी समुदाय के लोग जो पढ़ लिख कर जो जा रहे हैं उनको देख रहा है कि जो बराबर के लोग आ गए जिसको पेपर को लीक कर दीजिएगा। ये मेरा आरोप है गवर्नमेंट के ऊपर। जो SC BC माइनॉरिटी के लोग जो पढ़ के जा रहे हैं आगे, वो लोग, अभी मैंने पढ़ा कि हम लोग हिंदू लोग होके एक हम मस्जिद के सामने घंटा बजाएंगे और आज 51 IAS मुसलमान बन गए। हमारे मुस्लिम भाइयों को मैं धैर्य का परिचय और उनको सलाम करता हूं कि उनके ऊपर कितना भी अत्याचार होता रहे, लेकिन मुसलमान अब लड़ने वाला नहीं है और इतना समझदार और इतना शिक्षित हो चुका है कि 51 IAS PCS अभी बनी कल की रिपोर्ट। तो मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी कोई विकास के नाम पे नहीं। श्री राम मंदिर तो था। और मैं ये पूछना चाहता हूं, जो राम अयोध्या का मसला था, एक 4 जजों ने उनको फैसला दिया, 2.5 एकड़ जमीन इसको मिली, 5 एकड़ एक जमीन इसको मिली। ठीक है, बनाया, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई आज 5 एकड़ जमीन मुसलमान समाज के पास है तो वो भी अपनी मस्जिद बनाएगी, मंदिर बनाएगी, ये दोनों की तो आस्था है। लेकिन इसको राजनीतिक से जोड़ देना किसी को। अभी एक हमारा अयोध्या के अंदर वाल्मीकि एयरपोर्ट, मैं एक आरोप लगाना चाहता हूं, किसी भगवान के नाम पर या किसी मौलवी के नाम पर कोई आज तक कोई ऐसी संस्था बनी? हम तो कहें हनुमान के नाम पर बना देते, अरे राम के नाम पे एयरपोर्ट बना देते। भाई स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे या राजनीतिक लोगों के नाम पे तो एयरपोर्ट बने। लेकिन मेरा ये आरोप है कि वाल्मीकि समाज को मान के चलिए, वाल्मीकि एक टिकट दी, वो भगवान थे, श्री राम के रचयिता थे, सीता के पालनहार थे, जो राम के लाए थे, जो राम को लाए थे वाल्मीकि जी, उनका तो नाम नहीं कि राम को लाएंगे तो वाल्मीकि जी को कब लाएंगे? जो राम को पूजने वाले लोग हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि वाल्मीकि जी की मूर्ति है इनके यहाँ नहीं? राम को मानेंगे, वाल्मीकि जी को नहीं मानेंगे, तो वो दलित बता दिए गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आपको एयरपोर्ट्स की जो टिकट मिलेगी, आपने देखा है एयरपोर्ट में लिखा हुआ वाल्मीकि, वो भगवान थे, और उसी टिकट को फाड़ के फेंक दिया जाएगा तो भगवान को तो ले दिया नीचे। तो राजनीतिक में भगवान को लाना ये बहुत ही गलत है, इनकी मानसिकता गलत है। और दूसरी बात ये देखिए, यहाँ पर भ्रष्टाचार का तो ये हम ये कह रहे हैं कि कहीं कांग्रेस की सरकार है तो क्यों वहाँ के विधायकों को क्यों छीनने हो भाई? वैसे देख कहाँ से पैसे आ रहा है। आज ये हाल है कि GST के नाम पे या ED के नाम पे जो छापे मारे हैं, वो पैसे कहाँ काउंटिंग हो रही है, किधर जा रहे हैं पैसे? तो हमारा कहना यह है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा हिंदू मुस्लिम वालों की बात की, और आज समाजवादी पार्टी की सरकार ने एम्बुलेंस से लेके, शिक्षा से लेके, और आपके नौकरियों से लेके, यहाँ तक कि अस्पतालों से लेके, एक भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति मुझे बता दे। अभी नरोरा के अंदर हमारा प्लांट बना है, उसका नाम ही बता दें, उसके प्लांट का नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। बिजली घर का नाम बता दें। आज इतनी बड़ी उगाही हो रही है कि नए जहाँ पर आप देखिए मोटरसाइकिल हम खरीदते हैं, आपने कहा कि सरकार का नियम है कि आप हेलमेट लगाइए, आप सगले कागज, हम हेलमेट भी लगा रहे हैं, कागज भी हमारे पास, फटाक से ना उन्होंने चालन कर दिया। मालूम है किस बात का चालन? भाई बता दो ना, चालन किस बात का आ गया हमारे पास? अच्छा, आप मुझे बताइए, बहुत हो रही है। मुझे बताइए, अभी प्रधानमंत्री ने राजस्थान में वो मौजूद थे, तो उन्होंने अभी एक भाषण दिया जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको उन्होंने घुसपैठिया एक तरह से कहा है, और कहा है कि वो ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, और जो दूसरी सरकार आएगी वो उनसे पैसा लेकर उनको देने जा रही है। इस तरह के बयान को आप कैसे देखते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जितने ऋषि मुनि बने हैं उनके कितने बच्चे थे? और ये इतिहास गवाह है कि जिनके 506 और 8 बच्चे पैदा हुए, उसमें से एक बच्चा कोई नहीं
देश का महान व्यक्ति बना, उसकी जांच करा लीजिए। बच्चे को पाबंदी क्यों भाई? नहीं, क्या इस तरह से 20 करोड़ की एक आबादी को ये घुसपैठिया कह देना, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा चीन से लड़ लेंगे फिर? क्या आबादी को कम करते चीन से लड़ लेंगे? इसका मतलब है चीन को ले आए और हम बैक हो जाए? बताइए, आप बताइए। 80 करोड़ लोगों को कहते हैं देश के प्रधानमंत्री हमने अन्न दिया, तो मेरा मानना यह कि 100 में से 80 करोड़ को अन्न दे रहे हैं, तो इसका मतलब हिंदुस्तान हमारा भुखमरी के कागर पर है। और आप ये देखना चाहते हैं कि 1 किलो गेहूं, 1 किलो बाजरा, ये कौन सी बात है भाई? क्या दिखाना चाहते हैं? 1 किलो गेहूं से क्या एक बच्चा का पालन हो जाएगा? अरे इससे पहले आप 70 साल की सरकार की बात करते हैं। मैं कहता हूं आप 10 साल की सरकार के बारे में तो बताइए। एक सिलेंडर 400 रुपए का आता था, आज 1100 रुपए का, 900 रुपए का सिलेंडर है। आप पेट्रोल की बात करेंगे 30 रुपए लाएंगे, आज देखिए 150 रुपए है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जनता कुछ भी कहेगी। हम यहां पर जो बोल रहे हैं, हो सकता है कि हमारे पास ईडी लग जाए, हो सकता है हमारे पास ईडी लग जाए, क्योंकि हम वाल्मीकि समाज से, हो सकता है हमारे भाई साहब ने जो बयान दिए इन्हों के पास कहीं ईडी ना लग जाए। लोगों को इतना डरा दिया कि बिल्कुल आपने कुछ भी बोले। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टी के लोग जाते हैं, वो लोग जाते हैं जो करप्टर लोग हैं, और वो वॉशिंग पाउडर के हैं, बिल्कुल बॉस हो जाते हैं। ये समझ में नहीं आ रही। अरे उनकी तो जांच करा लो, जब ले लो उनको, वो अच्छे हैं। और उनके, हम तो अब्दुल कलाम साहब को बहुत धन्यवाद देते हैं कि अब्दुल कलाम साहब जैसे जब राष्ट्रपति थे, जब वो गए तो वो मात्र जो एक बैग लेके गए, और राष्ट्रपति अपना पूरा ट्रक भर के लेके जाते हैं। सीख लीजिएगा उनसे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस देश के अंदर आजादी कराने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, नारे लगाने वाले मुसलमान, नक्शा बनाने वाला भी हिंदुस्तान का ही मुसलमान है। तो मुसलमान हमारे हिंदुस्तान से अलग कैसे हो सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुसलमान अलग हो जाए? नहीं, ये अंग है मुसलमानों का। यहाँ पर देश में बहुत बड़ी कुर्बानी है। मुझे आरएसएस के लोग बताएं कि एक भी उनकी कुर्बानी का कहीं नाम बता दें हमें। अरे सुभाष चंद्र बोस तक को नहीं ढूंढ के ला पाई आज तक है। पुलवामा में 400 जवान मारे गए, और अभी 800 किसान मारे गए जो अन्नदाता हैं। उसे छोड़िए, आपके सामने की बात है, 800 किसान अन्नदाताओं को मार दिया गया। क्या उनके पास कोई ईडी है या उनके पास बिल्डोजर है? अभी एक मुसलमान का बच्चा कोई बात हो जाती है तो उसके घर पर बिल्डोजर। अभी हाथरस की बेटी के साथ में क्या हुआ? क्या वो हिंदू नहीं थी? उसको जला दिया गया। ये नारी निकेतन की, नारी की सुरक्षा की बात करते हैं, उस नारी को मार दिया गया, उन्होंने जला दिया गया। उसके बच्चों को देखने के लिए भी तरसा दिया गया था। और क्या आज उनके पास, देखिए मैं जानता हूं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि आपके पास डीएम, पीएम और सीएम है, तो देश के अंदर जितना भी उत्पात मचाना चाहो मचा लो। क्योंकि ऐसे ही हुआ, एक बेटी को बलात्कार किया, जवान काटी गई, आप लोगों ने दिखाया, और उसको जला के मार दिया गया। उनके बयान को भी तोड़ मोड़ कर हटा दिया गया। और जो हमारी महिला, जो एक हमारी एडवोकेट थी, उसको लालच देकर वो राज्यसभा पहुंचाने का, उनको देने का काम करती है। यही पत्रकार की महोदय जी बताना, ये देखिए जज भी के हुए हैं, कोई भी कानूनी कोई भी व्यक्ति कहने को तैयार नहीं। आप क्योंकि वाल्मीकि समाज से आते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये चुनाव जो है वो लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। क्या आपको भी लगता है कि देश का लोकतंत्र या संविधान जो है वो फिलहाल खतरे में है और उसको बचाने की जरूरत है? आप बताइए, संविधान कहाँ से है? कहाँ से बच जाएगा संविधान? एक लड़की को क्या न्याय मिल गया? संविधान के तहत क्या उनको न्याय मिल गया? ये आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम तो ये कहते हैं हमको आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन आरक्षण जैसी व्यवस्था तो हमारे लिए कर दीजिएगा, सब समान कर दीजिएगा, हम तैयार है। आरक्षण एक हमारी मजबूरी थी, आरक्षण कोई हमारा वो नहीं था, मजबूरी थी हमारी आरक्षण, क्योंकि हमको आगे नहीं बैठने दिया जाता था, हमको पीछे बैठने दिया जाता था, इसलिए हम आगे की पंक्तियों में आने के लिए हमें आरक्षण की जरूरत थी। और पीएम ने ये भी कहा कि जब विपक्ष ने इस तरह के आरोप लगाए तो उन्होंने कहा कि अगर खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आ जाएं तो वो संविधान को खत्म नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि संविधान को बनाने में सनातनियों ने भी बहुत योगदान दिया। संविधान जो बना उसमें ज्यादातर लोग जो है वो सनातनी थे। अभी मैं सुन रहा था कि रामविलास पासवान जी का, उन्होंने ये बोला था कि सबसे पहली चीज तो सनातनी की बात करते हैं, सनातनी कोई भी लड़ाई नहीं करते, सनातनी एक पूजनीय लोग होते हैं। लेकिन रामविलास पासवान जी ने कहा था, उनका जो वो तो एक्सपायर हो गए, कि कुरान, बाइबल, गीता, रामायण में हिंदू शब्द कहीं भी हो तो वो अपनी राजनीति से त्याग पत्र थे। लेकिन हिंदू दत्त हिंद घाटी से नाम से बना, इसलिए हिंदू। और रही संविधान की खतरे की बात, बाबा साहब कह रहे हैं बाबा साहब आ जाए तो, पहली मोनोपॉलिसी उनकी देखिए कि बाबा साहब आ जाए तो संविधान को नहीं बदल सकती। पहली चीज तो उनकी मानसिकता थी।
ये गाली है, ये गाली है कि बाबा साहब आ जाए। कहते हैं ना कि तेरे पुरखे भी आ जाएं तो बाबा साहब संविधान को नहीं बदल सकती। तो ये गाली उन्होंने स्वयं दी है, बाबा साहब को गाली दी है उन्होंने। और संविधान के बाद अभी 2 अक्टूबर को अभी हुआ था, संविधान को बदलने के बाद पूरा देश का SCBC माइनॉरिटी सड़क पे आया गया। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि आरक्षण को, संविधान को खत्म करके तो दिखाएं। SCBC के लोग अपना यहाँ पर बलिदान देने के लिए तैयार हैं। ऐसा ऐसा ये क्या, इनके फरिश्ते भी संविधान को नहीं हटा सकते। लेकिन ये सच्चाई, ये जो मैं कह रहा हूँ, CM, TM और PM होंगे तो ये कुछ भी गुंडागर्दी कर सकते हैं। इसीलिए तो अरे सपा की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में हो और कांग्रेस की उसमें हो, केंद्र में हो, और BJP की और जगह हो, देखा कोई घोटाला नहीं हो सकता, कोई गलत काम नहीं हो सकता। तो एक लाइन में चलने वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपके पास लौटूंगी, और भी लोगों से मैं बात करती हूँ। क्या आप इनकी बातों से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है कि देश में अभी इस तरह के हालात हैं, या आप कुछ, आपकी राय कुछ और है? नहीं, प्रशांत जी ने भी जो कहा है वो सही कहा है, काफी कुछ सही कहा है जी। हाँ, इन्होंने भी सही कहा है। तो आप सबकी राय से बस इत्तेफाक रख रहे हैं? बिल्कुल। अपनी राय आपकी क्या नहीं नहीं, मेरी भी यही राय है, बस सही बात है। ऐसा तो नहीं कि आप अंदर कुछ और सोच रहे हैं और आप इसमें अंदर बाहर की तो कोई बात ही नहीं है, अंदर बाहर की तो कोई बात ही नहीं है। ये हमारे भाई है, बस सही बात हम जो है। है मैं एक मजहब ऐसा भी एक वक्त चलाया हो गया। जाए, एक मजहब, मोदी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ मुखातिब करके, कि एक मजहब ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, और तू रहे अगर भूखा तो खाना मुझसे भी न खाया जाए। सही बात है, सही बात है। तो ये देखिए, ये अभी हम ये कह सकते हैं कि गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली है। और ये हिंदू मुस्लिम का ताना बाना इस तरह का रहा है पिछले, हम जितने भी साल से हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ है उसके बाद से, उससे पहले से की हम बात करें, कि आपस में हम लोग इस तरह से घुले मिले और इस तरह से धागे आपस में ऐसे उलझे हुए हैं कि उन्हें जितना आप उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे वो उतना ही और उलझते जाएंगे। और उलझने का मेरा मतलब है कि उनको आप एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएंगे। यही शायद इस मुल्क की खूबसूरती है जिसकी वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। आप जी जी मैम, हम लोग जयगंज में हैं। जयगंज जो है हिंदू मुस्लिम कंबाइंड एरिया माना जाता है, और एक अरसे से पहले अलीगढ़ मशहूर था झगड़े के लिए, लेकिन आज 25 साल से अलीगढ़ में कोई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के लोग, पब्लिक बहुत समझदार हो चुके हैं। यहाँ सबसे बड़ा AMU और यहाँ ताले का बिजनेस है, व्यापारी हैं। बस किसी भी पार्टी का कैंडिडेट आए, चाहे वो BJP का आए, कांग्रेस का आए या BSP का आए, बेटा हम देखते हैं वो इलेक्शन टाइम में नजर आते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद हमें सिर्फ माला लेके हम खड़े होते हैं और जीत जाते हैं। जीतने के बाद वो कभी नजर नहीं आता, ना तो वो क्षेत्र में नजर आता, ना किसी काम के लिए आता। सारा चीजें हम खुद करते हैं अपने बेस पे। जो पब्लिक है वो बस वोट देने के लिए हम हिंदू मुस्लिम हैं, वोट के टाइम हिंदू मुस्लिम है, इसके अलावा ना कोई हमारा नेता है। जब इलेक्शन आएगा कांग्रेस का आएगा, कांग्रेस से बढ़ जाएंगे, BJP में, लेकिन हमारे काम मैडम हम खुद करते हैं अपने। ना हमारा कोई सांसद कभी हमारे एरिया में आता, खैरियत लेता, ऐसा पूछता है, किसी के बारे में पूछता हो, ना कोई विधायक आता। सिर्फ इलेक्शन टाइम आप देखिएगा, इस वक्त सारे कुएं के जो मेंढक हैं वो बाहर आ जाएंगे और वो खैरियत लेने आएंगे। इसके बाद 5 साल के बाद इनसे मुलाकात होगी, चाहे वो गौतम जी हो या कोई भी हो। विजेंद्र जी से पहले थे, कभी मैंने नहीं देखा उनको क्षेत्र में यहाँ पर आए हो। सतीश गौतम जी को हमने कभी जगंज में नहीं देखा आते हुए या आने वाला। देखिए कौन सा सीट जो जीत के कैंडिडेट आता है, आप जयगंज के लोग हैं, मैंने जयगंज में कभी नहीं देखा कोई ऐसा MP या MLA हो जो वहां आता हो, या किसी, बस कार्यक्रम में जरूर देखते हैं, वो भी खास लोगों में। आम पब्लिक के लिए वो बहुत दूर है। यहाँ ये अलीगढ़ जहाँ मौजूद हैं, आपको पता है कि ये यहाँ से तालों का कारोबार, तालों के लिए ये दुनिया भर में मशहूर है, देश में ही नहीं, यहाँ के ताले दुनिया भर में जाते हैं और इसी के लिए मशहूर है। और दूसरा, यहाँ पर एक शिक्षा का केंद्र है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर तमाम मजहब के बच्चे आकर पढ़ते हैं और वो भी पूरी दुनिया भर में जानी जाती है। व्यापारी वर्ग यहाँ पर बड़ी तादाद में है और इस बार लगातार हम ये देख रहे हैं, जब से GST आई है उसके बाद से व्यापारी वर्ग जो है वो परेशान है, उनका धंधा जो है वो बहुत मंदा चल रहा है, क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, और खर्च करने के लिए पैसे नहीं है इसलिए वो बाजार में नहीं निकलते हैं। व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे मैं जानना चाह रही हूँ कि आप एक व्यापारी हैं और यहाँ ताले से लेकर तमाम तरह के कारोबार होते हैं। 10 साल में क्या व्यापारी खुश हैं, नाराज हैं, कैसे देख रहे हैं आप? क्या व्यापारी नाखुश है? ये इस बात सही है, व्यापारी तो नाखुश है, व्यापार उनका नहीं चल रहा है इस समय, सही है बात है। तो लोगों के कारखाने बंद हो गए, अब कारखाने बंद हो गए तो ट्रेडर क्या करेगा?
ये तो सही है बात। इस मामले में तो मोदी जी का कहीं इतना कहना सही है बात जो पब्लिक कह रही है व्यापार के बाबत। और व्यापारी परेशान है तो जाहिर सी बात है कि फिर महंगाई और बेरोजगारी ये भी पूरी बढ़ी हुई है। वो तो बढ़ी हुई है, महंगाई और बेरोजगारी तो हर को दिख रही है कि बेरोजगारी भी बढ़ी हुई है, महंगाई भी बढ़ी हुई है। तो जी जैसे कि हमारे बड़े भाई ने कहा है, बिल्कुल सही है। इससे पहले जितना भी पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो मात्र मैंने सुना था कि 8% जीएसटी लगने का उन्होंने प्रावधान रखा था, और जब 8% का रखा तो पूरे देश के व्यापारी बाहर आ गए। आज मुझे समझ में नहीं आ रही मेरी बात को कि आज हर महीने जीएसटी बढ़ती है, हर महीने गवर्नमेंट का कोने के व्यापार के ऊपर अत्याचार होता रहता है, हर महीने होता है। आपने अभी जीएसटी और कुछ आई, फिर 2 महीने बाद और कुछ आएगी, लेकिन भी समझ में नहीं व्यापारी बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा है। इतना झेल रहा है, इतने दुख मुसीबत को झेल रहा है, तब भी अरे देखिए बाबा साहब ने कहा कि कोई भी किसी को मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको व्यापार की तरफ से आपको इतनी बच्चे पालने भी दुश्वार हो रहे, तो ये आपको वोट का अधिकार है ना, वोट से डाल दीजिएगा, हटा दीजिएगा। मत बको किसी को गाली, किसी को चाकू मत मारो, किसी को कुछ मत, किसी को गाली मत बको। आप वोट का समय आ गया, 26 तारीख को वोट डालिएगा, देखते हैं आपको क्या आपका पूरा काम होगा। जीएसटी जैसी व्यापार समझ में नहीं आ रही मेरी बात कि जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियां जो व्यापारियों के ऊपर थोड़ा सा भी एलिगेशन करती थी तो व्यापारी लोग सड़क पर आया करते थे, लेकिन आज व्यापारी समझ में ये नहीं आ रही क्या किस तरीके हो सकता है कि व्यापारी लोग भी इस तरीके से डर रहे हो कि भाई हम लोग सड़क पर आए तो जीएसटी कहीं हम पे ही ना लग जाए। हो सकता है। देखिए मैं ये जानता हूं, मैं भी व्यापारियों के साथ बैठता हूं, मैं भी व्यापारियों के संग बैठता हूं। हम नंबर 1 का माल 1%, भाई व्यापार बच्चे चलाने के जीएसटी लेना देना करने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो मुझे कुछ ऐसा आभास होता है कि व्यापारी भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि व्यापारी जब हर चीज को झेल रहा है, अब हम लोग हैं, हम सफाई कर्मचारी में लोगों से हैं। अभी आए दिन पूरी गवर्नमेंट ने हमारी सफाई कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे डाल दिया, मात्र 5 और 6 और 7 और 8 हजार रुपये सैलरी। क्या 8 हजार से सैलरी का काम हो जाएगा? ये मजबूरी है, क्या किया जाए। एक अमित शाह के बेटे के पास एक अमोटा नाम की एक कंपनी आई हुई है, नगर निगम क्या पूरा देश उनके पास है, हवाई जहाज सब चला गया। अभी मैंने सुना था कि हम जो रेलवे स्टेशन पर जाते हैं सूचना वो लिखा रहता है सहायता केंद्र को भी ठेके पे डाल दिया। तो क्या होगा इस देश का? मैं तो ये समझता हूं कि हमारा देश का नागरिक बहुत डरा हुआ है, हिटलर साई से डरा हुआ है, व्यापारी भी डरा हुआ है, पब्लिक भी डरी हुई है, सारे लोग डरे, सच्चाई है। अच्छा आप मुझे बताइए, मैं आपके पास बार बार इसलिए आ रही हूँ क्योंकि आप व्यापारी हैं और आपसे समझने की मैं कोशिश कर रही हूँ। जब विपक्ष ये कहता है कि ये सरकार सिर्फ अडानी अंबानी की सरकार है, अगर यहाँ पर किसी का अगर भला हुआ है तो ये 2 व्यापारी हैं, एक अडानी एक अंबानी। 2014 से पहले अंबानी का नाम तो लोगों ने सुना था, लेकिन अडानी का नाम शायद ही किसी को पता हो, लेकिन अभी वो सबसे जो अमीर लोग हैं उनमें उनका शुमार होता है। तो क्या आपको भी ये लगता है कि जो छोटा व्यापारी है, जो एक तरह से जान हुआ करता था देश की, उसको एक तरह से खत्म करने और जो बड़े व्यापारी हैं उनके वारे न्यारे करने का काम हुआ है? ऐसा तो नहीं लग रहा, वैसा तो नहीं महसूस ये काम तो सभी लोग कर ही रहे हैं। वो बात अलग है, उसमें क्या मार्जिन है क्या नहीं है ये चीज एक अलग है, लेकिन काम तो सभी लोग कर ही रहे हैं। छोटे व्यापारी बैठ गए, छोटे हैं वो काम नहीं है उनको किसी के पास भी। आज सबसे ज्यादा है बेरोजगारी, ये समझिए। जितने भी यंग लड़के हैं सब हमारे काम करने वाले सब ऐसा बात दिया कि बिल्कुल बेरोजगारी है। सच कड़वा होता है, अगर बोलेंगे तो जाहिर डर जो होता है, डर को डर खा गया है। वो हिंदू हो व्यापारी या मुसलमान हो, सच बोलेंगे तो उसको डर हो गया, हो सकता है मेरा मकान ढा देगा, हो सकता है मेरे को कोई केस लगा देगा, तो इसलिए आदमी डर गया है, उसको आदत पड़ गई है सहने की, और वो हम सह रहे हैं कि अब के बदला होगा। 10 साल के पीरियड में वो कंडीशन देख ली कि शायद हमने नहीं देखा हो जब से पैदा हुए। खाली उस जो 2 चीजों में बांट दिया, एक हिंदू एक मुसलमान। क्या हम इससे पहले नहीं रहते थे? क्या इससे पहले हम व्यापार नहीं करते थे? आज तो हम एक जगह जाने डरते, हमें तो वो दे चाहिए था एक गुलदस्ता, एक खुला हुआ फूल होता है, अब उसको हमें बांट दिया। हम डर में जी रहे हैं, भय में जी रहे हैं कि हम इससे कुछ कह दिया तो ऐसा नहीं हम पे अटैक कर दे, हमने इनसे कुछ कह दिया और ऐसा नहीं हम पे अटैक कर दे। तो आदमी डर में भय में रह गया है सिस्टम में। क्या आपको लगता है कोई डर भय का माहौल है? आज जाने में अकेला जाने में आज डर लगता है। ये कड़वा सच है,
आज हम जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अपना पैसा ला रहे हैं, तो हमें डर है कि हमारे साथ कहीं कोई हादसा नहीं हो जाए। क्या आपको लगता है कि जो धर्म तो एक आस्था का विषय है, मेरी आस्था आपकी आस्था, या इनकी आस्था सबकी आस्था, क्या उस पर वोट मांगा जाना चाहिए? नहीं 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 नहीं, कभी भी नहीं। धर्म पे तो राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। क्या आपको लगता है धर्म पर राजनीति करके जो असल मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल यही होगी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि धर्म जो है वो आस्था का विषय है? आप ये धर्म आस्था का विषय है, धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये तो सही है, धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि वोट जो मांगने जाना चाहिए वो विकास के मुद्दों पर हो, है ना? कि आपके घर में रोजी रोटी आएगी कि नहीं आएगी, आपका बच्चा पढ़ेगा, अच्छी शिक्षा पाएगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा, आपको लगता है इन सब पे वोट मांगा जाना चाहिए? इस पे मांगना चाहिए। और अगर इस पे ना मांगे तो फिर वो सरकार की विफलता है। हम वो तो है ही है, वो तो बात सही है। 10 साल में अगर मैं आ जाऊं। 10 साल बाद अगर हिंदू मुसलमान करना पड़ रहा है तो उसका मतलब ये है कि कुछ नहीं किया 10 साल में। अभी 2 दिन पहले इलेक्शन हुए तो वोट पड़े 102 सीटों के डाले थे वोट पब्लिक ने। उसके तुरंत बाद मोदी के पास सर्वे पहुंचता है, तुरंत उन्हें याद आ जाता है कि मुसलमानों में और हिंदुओं में बंटवारा करो, वरना तो जो सर्वे दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से सरकार आ रही नहीं है। अब एक बात बताइए, मुगलों के दौर में किसी माँ बहन के मंगलसूत्र नहीं थे ना, तो अब ऐसा क्या हो गया 2 दिन वोट पड़ने के बाद कि मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे? ये कौन सी बात है? एक प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें करनी चाहिए? आप बताइए। अच्छा, प्रियंका गांधी ने इसको लेकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी माँ ने तो इस देश पे अपना मंगलसूत्र कुर्बान कर दिया। बिल्कुल उनकी बात तो बिल्कुल सच्चाई है, कोई झूठ तो बोली नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर बिल्कुल सब कुछ सही करे 10 साल में बहुत बढ़िया हो रहा है सबके हिसाब से, ये हिंदू मुसलमान लाने की जरूरत क्या थी? तो इसका मतलब कुछ किया नहीं है आपने, कुछ करते तो आप भी कहते नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी गारंटी दे रहे हैं तो कि ये कंपनी है, भारतीय जनता पार्टी की कंपनी है, गारंटी क्या होती है? भाई गारंटी तो उन्होंने अपनी पत्नी की भी नहीं ले पाई, उन्होंने 7 फेरे लिए। आज उनकी पत्नी कहाँ पर? देखिए, शिक्षा की बात मैं तो ये कहता हूँ, विकास पर, जैसा हमारे अभी भोपाली साहब ने कहा, शिक्षा के नाम पर या विकास के नाम पर राजनीतिक हो, तो हम कहते हैं विकास के नाम पर लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। देश के प्रधानमंत्री को हम चैलेंज देते हैं, विकास बता दीजिएगा, कागज पर तो विकास हो सकता है। आप चलिए, जितने भी सुलभ शौचालय बने हैं घरों पर, क्या वहां पर पानी की टंकी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। किसी की जगह भी पानी की टंकी नहीं है। आप सर्वे करा लिया, अभी स्वच्छ का वो चला था, अभियान चला था, मैं नगर निगम से हूं, एक झाड़ू की कीमत निकलवा ली कितनी है, और जो लोग झाड़ू चलाने जानते हैं उनको झाड़ू दे। देश के प्रधानमंत्री खुद उल्टी झाड़ू चला रहे हैं। तो जो जिसका कार्य वो तो कार्य करेगा, लेकिन स्वच्छता के नाम पर आप जो, मैं आपको पत्रकार महोदय, मैं आपसे एक बात चीज जरूर कहना, आप यहाँ से घूमिएगा, आप पीछे चले जाइए काजीपाड़ा जाटव समाज के लोग, और देश के प्रधानमंत्री जी ने लेटरिन बनवाई, जरा उनकी हालत देख लो। भाई लेटरिन बनाए तो पानी की टंकी होनी चाहिए, उसकी लागत देख लो, उसकी लागत भी कितनी होनी चाहिए। आयकर कमा कौन रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर? मैं कहता हूं इतना पैसा इस देश अलीगढ़ के अंदर आया भाई साहब, किसी के पास नहीं आया। स्मार्ट सिटी सिर्फ सिविल लाइन में, वो भी सिर्फ नगर पालिका डीएम साहब की कोठी से लेके वहां तक सिर्फ। उसके बाद बता दीजिएगा, सड़क के ऊपर सड़क बना देना, पार्क को तोड़ के पार्क बना देना, इस तरीके के, इस पर भी तो जांच हो। मैं तो मैडम महोदय जी, पत्रकार महोदय से अनुरोध करता हूं कि जितनी भी भारत सरकार की योजना है, उस योजना को खंगाल के देख लो, उस पर ही आप बजट बना के देख लो। एक बजट में, मैं विधायक का चुनाव लड़ा खैर से, तो मानवर जी वहां पर एसडीएम साहब थे, मैंने बोले कि मार्च का महीना हो गया, बजट पास हो गया, अब तो ये ऐसे नहीं हो सकता। मैंने मानवर जी, आप तो ठीक है, मुझे आप बताइए तसला कितना भारी था, फामड़ा कितना चौड़ा था, बेटा उसका कितना था? उनने कहा हो जो कानिया आ गया, क्योंकि हमें मालूम है कि बजट में आधी किलो का फामड़ा होगा तो 300 ग्राम का आएगा। तो एसडीएम साहब ने वो व्यवस्था को हमारी को करा। मेरी आपसे एक ही अनुरोध है कि हम विकास पर राजनीति करी जाए, विकास पर राजनीति करें, और धर्म पर राजनीति करना मैं तो समझता हूं कि बिल्कुल गलत है। धर्म पर नहीं, काम पे करी जाए, शिक्षा पर करी जाए, एजुकेशन पर करी जाए। और जहां तक कि आप, मैं कह रहा हूं, एम्बुलेंस किसकी है आज की डेट में? कोई मुझे बताए, भारतीय जनता पार्टी की एम्बुलेंस है? नहीं। लैपटॉप किसने बांटे थे? आज अमेरिका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तर्ज पर अमेरिका में लैपटॉप बांट रहे हैं, और यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी क्या बांट रहे हैं? छोटा सा उंगली चलाते रहो, घिस जाएगी उंगली, लेकिन वो लैपटॉप चलेगा। आज 33-35 ऐसी कोई भी कम्युनिटी नहीं है, ऐसी कोई बिरादर नहीं है जिसके घर में समाजवादी पार्टी का लैपटॉप ना हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो एम्बुलेंस में बैठ के अपनी नहीं गया हो।
कोरोना काल में सारी अगर उन्होंने इतना अच्छा काम किया होगा और जनता ने उसे देखा होगा तो जाहिर सी बात है अगर जनता बदलाव चाहती है तो बदलाव के तौर पर उनको देखेगी, अगर वाकई में उन्होंने इतना अच्छा काम किया है जैसा आप अभी यहाँ पर कह रहे हैं। आप मुझे बताइए कि और कौन से वो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर इस बार जनता वोट करने जा रही है? क्या महंगी होती शिक्षा, क्या ये एक विषय है? बेरोजगारी, महंगाई तो मैंने देखा जिस पर सभी तकरीबन अग्री कर रहे हैं कि ये बड़े मुद्दे हैं। अभी जिस तरह की सियासत हो रही है, क्या वो इन मुद्दों से भटकाने के लिए ये तमाम चीजें की जा रही हैं? जब इलेक्शन आता है तो हम लोग हिंदू मुस्लिम बढ़ जाते हैं आपस में, और मेन मुद्दों से महंगाई है, इसका तो कहीं आता नहीं है। शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है, प्राइवेट स्कूल देख लें आप, वो सारे महंगे हो चुके हैं। और मेन जो राशन है, जो राशन अगर आप 1 किलो राशन दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी देख लें, और वो सब लोगों को नहीं मिल रहा है। तेल घी किसी भी चीज़ पे चले जाएं वो आम आदमी के बजट से ऊपर जा रहा है। और जब इलेक्शन आता है किसी इस टॉपिक पे बात नहीं होती, न किसी एजुकेशन पे बात होती, न राशन पे बात होती, न किसी महंगाई पे। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान के अलावा कोई नहीं। और हालांकि मैं ये कहता हूँ कि जो डर की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं डरता किसी से, आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। जब मीडिया, सबसे बड़ा इसमें मीडिया का भी रोल है कि जब वो इलेक्शन आता है तो वो हिंदू मुस्लिम को दिखाता है, और आपस में उसी टाइम, बस ये इलेक्शन टाइम पे ही हिंदू मुस्लिम का एक बहुत बड़ा मुद्दा दिखाया जाता है, जिससे कि हम लोग बढ़ जाते हैं और अपनी अपनी सरहदें बांट लेते हैं कि नहीं ये हिंदू का एरिया, ये हमारा है, और जो हमने चुन रखा है नहीं हम तो सब अखिलेश को देंगे या फला को देंगे। तो हमें वोट किसी पार्टी को न देके जो अच्छे काम करे हमें उसको वोट देना चाहिए, जो पब्लिक का काम करे, जो पब्लिक के फेवर का काम करे, जो एजुकेशन की बात करे, जो हमारे नौकरियों की बात करे। आज क्या है नौकरी हमारे पास? सारे आप देख लें कितने लोग पढ़े लिखे हैं, सब डिग्री लेकर हाथ में घूम रहे हैं, कोई भी एजुकेशन, किसी को नौकरी नहीं मिल रही। सरकारी 2005 के बाद पेंशन बंद कर दी इन्होंने, सरकारी नौकरी नहीं, सब ठेके पे नौकरी रखी है। आप एमयू को देख लें, कहीं आज तक एक नौकरी नहीं निकली, सिर्फ वो डेली वेजेस पर। अब 9,000 रुपए आप क्या घर चला पाएंगे? 9,000 रुपए में कहाँ किसका घर चल रहा है? चाहे वो प्रोफेसर हो या टीचर हो, सब ठेके पे रखे जा रहे हैं, और उसके बाद वो भी ठेके पे टीचर रख लेते हैं। तो एजुकेशन का स्तर तो और गिर रहा है सबसे ज्यादा हमारे यहाँ, क्योंकि पढ़े लिखे रखे नहीं जा रहे। जब रिश्वत देकर हम काम कराएंगे तो कहाँ से काबिल आएंगे? टेस्ट देख ले, टेस्ट होने से पहले वो लीक हो जाता है, तो अच्छे लोग तो आते ही नहीं है। एमयू के अंदर जितने भी टेस्ट होते हैं मैडम, वो जो है वो अब काबिलियत बेस पे नहीं होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, एमयू में ज्यादातर हो। अब सोर्स चल रहा है कि सोर्स के बिना सारे एडमिशन होते हैं, नौकरी उसकी है जिसका सोर्स ऊपर दिल्ली में। आप लोग आगे आइए, आपसे मैं बात करना चाह रही हूँ। आप मुझे बताइए कि क्या इस बार जो जनता का क्या मिजाज है, खासतौर पर अलीगढ़, क्योंकि अलीगढ़ में ये भी माना जाता है कि अक्सर ये सीट जो है ये कम्युनल हो जाती है। अक्सर यहाँ पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो है वो हो जाता है किसी न किसी वजह से। अब देखा गया है कभी एमयू को सेंटर में रखा जाता है, कभी कोई और वजह। इस बार का चुनाव आपको पहले चुनाव से कितना अलग लग रहा है? पहले चुनाव से तो बहुत अलग लग रहा है। क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर लोग वोट करने जा रहे हैं? तो मैं क्या है, बस अपना यही है, थोड़ा विकास हो, साफ सुथराई रहे। आज यहाँ जब जाते हैं इन्होंने कहा था, आती नहीं है, यहाँ से बिजी हो गया, मालूमात करें पब्लिक से आपको क्या परेशानी है, क्या है, किस मतलब क्या है, तो यह अच्छा लगता है। चाहे कोई सी भी हो, भाजपा हो या समाजवादी की हो। मुझे लग रहा है कि इस बार जो इलेक्शन हो रहा है 2014 के बाद जो इलेक्शन हो रहा है इस बार, वो सिर्फ दो ही बेस पे हो रहा है। या तो आप मोदी जी को लाओ, हिंदुओं को बचाओ, और मुसलमान का इस बेस पे हो रहा है कि हम जो ट्रेन में, जैसे कि दिल्ली बम्बई वाला कांड हुआ, गाड़ी देख देख के मारा जा रहा, तो मुसलमान तो सिर्फ इसलिए है कि हम जो कर रहे हैं हमें इंसाफ मिल सके। हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, इससे पहले आपने मेरठ का देखा, मेरठ में भी उन्हें सजा हुई है, तो उन्हें उसकी FIR दर्ज नहीं हुई। FIR कब दर्ज हुई? जब वो सुप्रीम कोर्ट का वो आया फैसला, उसके बाद उसकी FIR दर्ज हुई। तो हम तो ये चाह रहे हैं जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है हमें बस उसका इंसाफ मिल जाए। हमें जो टारगेट करा जा रहा है, दाढ़ी देख के, टोपी देख के, जब किसी के पास कोई बयान नहीं होता, जब किसी को लगता है हमने कुछ नहीं करा, तो सीधा दो ही अल्फाज है, मस्जिद या मंदिर। वो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर लो, जीजा बड़ा सिंपल है, ना कुछ खर्चा करना, ना कुछ लोगों में जाना। और आज भी लोग जो वोट दे रहे हैं, हिंदू या मुसलमान, सिर्फ इसी बेस पे वोट दे रहे हैं कि बस मोदी जाएंगे तो बचाएंगे। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो सावरकर और नाथूराम गोडसे, ये हिटलर को मानने वाले हैं, हिटलर को फॉलो करते हैं इससे पहले, और वही विचारधारा है। हिटलर की क्या विचारधारा थी? उसका मानना ही ये था कि अपने लोगों को बचाना है। पहले तो अपने लोगों को दिखाया कि हम महान हैं, ये गलत है। उसके बाद फिर जो माहौल बनाया कि ना मारो, ये हमारे देश को खा रहे हैं,
और मैं ही बचा सकता हूँ, सिर्फ वही लॉजिक चल रहा है। और ये गोट से उससे हिटलर से तो बहुत प्रेरित है, इनकी सरकारी से भी। क्या आपको लगता है कि ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र को भी बचाने का है? बिल्कुल बिल्कुल, मेन इलेक्शन तो इसी बात का है कि अगर लोकतंत्र इस बार वैसे तो कुछ बचा ही नहीं है, अगर थोड़ा बहुत भी बच जाता है तो आगे चल के शायद कुछ सुधार ले, वरना मुश्किल है। अगर ये रहे तो कैसा लोकतंत्र आपको भी लगता है? किताब में रहेगा। आपको भी लगता है? लोकतंत्र कहाँ बचा है? एडी स्पीच के मामले में लोकतंत्र सो रहा है, बिल्कुल सो रहा है। 4 दिन हो गए इस बात को, अभी तक कोई उसका चुनाव आयोग का एक स्टेटमेंट नहीं आया, आएगा भी नहीं, क्योंकि मोदी जी ने दिया स्टेटमेंट को। अब मोदी के साथ उनके जितने भी छोटे थे वो सब ने शब्द शुरू कर दिया, लास्ट उन्होंने ट्रैक को बिल्कुल बदल दिया। विकास तो करा नहीं है, तो कहते कुछ, उन्होंने साफ कह दिया हिंदू मुसलमान पे आ जाओ। आज भी स्टेटमेंट दिया है, वो सुबह तो उठते हैं, देखते हैं मुसलमानों ने क्या करा, उठा के ले आओ। तुमने क्या करा है 10 साल में, बताओ? क्योंकि कुछ नहीं करा। नोटबंदी के बाद से जो बुराई चालू हुई है देश के अंदर, अभी तक झेल रहे हैं। अच्छा खासा कारोबार था सबका, हौले थोड़े बहुत जो कमी बची थी कारोबार की, वो लॉकडाउन ने कर दी पूरी। अभी कुछ दिन पहले ही सेंटर के कोई मंत्री थे, वो अलीगढ़ आए थे, अखबार की खबर है अमर उजाला की। वो मंत्री आए थे तो व्यापारियों ने उन्हें ज्ञापन दिया इस बात का कि पहले जो हमारा माल अगर किसी कमी से बिल में कोई मिस्टेक हो जाती तो वो छोड़ दिया जाता, सिर्फ उस पर वो हो जाता, फाइन वगैरह लगा लेते। अब क्या करें कि माल सीज कर दे में, उसके बाद अब तुम कोर्ट कचहरी जाओ, चक्कर लगाओ, जब माल छूटेगा। तो वो बारी परेशान है, मगर ये हम परेशान है इसलिए खुश हैं। इन्हें ये इस बात की खुशी है कि मुसलमान परेशान होना चाहिए, मगर मुसलमान क्या परेशान हो जाएगा? पहले भी झूठा खाते, आज भी झूठा खा रहे हैं। इनकी सोच जो है ये बदलेगी नहीं, बीजेपी की समर्थक वालों की। ऐसा नहीं सारे हिंदू, मेरे बहुत संपर्क में हिंदू हैं और मेरे घर परिवार के ऐसे ताल्लुक आते हैं, अगर कर्फ्यू भी लग रहा हो और जो मेरे हिंदुओं से ताल्लुक आते हैं, तो मेरी माँ ये समझेगी कि अपने घर में है। इतना भरोसा आज भी है और 10 कॉन्टेक्ट है, कभी भी दिखवा दूँ। और मैं काम भी हिंदुओं में करता हूँ, ऐसा नहीं कि हिंदुओं से बहुत ताल्लुक खराब, बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं। जिन्हें हिंदू नहीं जानते उनके लिए मुसलमान खराब है, जिसे मुसलमान नहीं जानते उनके लिए हिंदू खराब है। और जहर जो घुला है वो अक्सर बीजेपी जब से आई है इन्होंने जहर घुला है। इन्होंने बस बताया कि अगर मोदी जी नहीं होंगे तो देश खत्म हो जाएगा, यानी मुसलमानों को घोल के पी जाएंगे। 14% लोग 80% का क्या कर लेंगे? और करने वाले होते 60 साल से कांग्रेस होती, जब ना कर लेते। बताओ इससे पहले क्या करा कि मुलायम सिंह ने इससे पहले राज करा उत्तर प्रदेश में, तब हमने किस मुसलमान हिंदू को सताया? ये एक सोच बना रखी है कि मोदी जी या योगी जी बचाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जी जैसे कि हमारे देश का बजट जो पास होता है, तो गुजरात का बजट क्यों नहीं पास होता? ये बड़ा, मैं आपको ये बता रहा, गुजरात का बजट कभी पास नहीं होता। लेकिन गुजरात के मैं गया था, गुजरात के अंदर वहाँ महंगाई नहीं है। ऐसा क्यों? वहाँ 300 रुपये किलो देसी घी है। एक हमारे मिलने वाले आए और मिठाई लेने लगे, ख्याली राम जी से बोले 900 रुपये। भैया 900 रुपये किलो, हमारे यहाँ तो 400 रुपये 300 रुपये। कि भाई देसी घी क्या भाव? कि हमारे 300 रुपये किलो। आएगा गुजरात में इतनी सस्ताई क्यों? वहाँ महंगाई क्यों नहीं? चलिए इस तथ्य की मैं जांच करूंगी, ये मेरे लिए नया है। इस तथ्य की मैं जांच करूंगी। गुजरात का बजट बिल्कुल भी पास नहीं होता है। चलिए, ये तो ऐसा तो होना मुमकिन नहीं है। व्यक्ति कोई भी फौज में बता दीजिएगा, कोई फौज में हो तो बताओ। एक फौज में नहीं है, किसी कहीं शहीद नहीं हुआ गुजरात का व्यक्ति आज तक। देश की बात कर रहे हैं, देश को बचाने की बात कर रहे हैं। देश के मैं भारतीय जनता पार्टी से पहले विकास पर लड़ती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं नमन करता हूँ। आज अडवाणी जैसे अंदर हैं, आज उमा भारती जैसी अंदर हैं, आज अशोक सिंघल जैसे अंदर हैं। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यही कि ये भी भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर देंगे, क्योंकि जहाँ उपचुनाव होते हैं और वहाँ उप मुख्यमंत्री बनता है, वहाँ आरएसएस का आदमी बनता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी का बनता है। जितने भी 3 मुख्यमंत्री बने वो आरएसएस के। मेरी यही आपसे अनुरोध है कि गुजरात का बजट हिंदुस्तान के बजट में शामिल होता है या नहीं, ये जरूर देखें। और महंगाई के पर भी आप देखें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तमाम लोगों से यहाँ पर बात की, सब समाज के यहाँ पर लोग हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर वाल्मीकि समाज से भी हैं, मुस्लिम समाज से भी हैं, हिंदू समाज से भी यहाँ पर लोग हैं। सबकी अपनी अपनी राय है, सबके अपने अपने मुद्दे हैं और सब जाहिर सी बात है अपनी सोच समझ और अपने विचार के साथ वोट करने के लिए जाएंगे आने वाली 26 तारीख को। और 4 जून को हमें पता चल जाएगा कि आखिर नतीजे क्या आएंगे और किसकी बनने जा रही है सरकार, जिसका इंतजार सबको होगा। लेकिन
एक बात ये जरूर है कि मैं देश के तमाम हिस्सों में जा रही हूँ, लोगों से मैं बात कर रही हूँ, उनका मन टटोल रही हूँ। अगर दो मुद्दे हैं जो हर जगह कॉमन नजर आते हैं, जिस पर हर वर्ग बात करता हुआ नजर आता है, वो है बेरोजगारी और महंगाई, जिससे पूरा देश फिलहाल जूझ रहा है।